प्यारे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जानदार, शानदार और खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, जिसे कि हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आज पूरे किताब से टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 100% लड़ेगा। और कहते हैं ना बाबू, यदि आप पॉलिटिकल साइंस को ऑब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को केवल परीक्षा से पहले देख करके चलेगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया 1 नंबर में, कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो याद रखेगा 12 अनुसूची है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और मेहनत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना सही होता है। तो चलिए बताइएगा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखेगा 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न आ गया पॉलिटिकल साइंस का। और 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, बताइएगा कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो गोवा जो है भारत संघ का जो राज्य बना था बाबू, याद रखिएगा कब बना था, 1987 में बना था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलिए। और कहते हैं ना बाबू कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए बताइएगा, 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी को 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ भैया सब्सक्राइब कर लिए हैं। और बताइएगा जी कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण क्या है जी, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्टूबर 1990 में यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 6 नंबर का, तो चलिए बताइएगा कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है बाबू। तो उगते सूरज का देश याद रखिएगा जापान को कहा जाता है का। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। और उसके बाद चलिएगा 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है विनोद, कि फरक्का समझौता किन देशों के बीच संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और कहते हैं ना बाबू कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो आप मेहनत कीजिएगा, आपका टारगेट होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में कम से कम हमको 90+ स्कोर करना है। एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यूएनओ के प्रथम महासचिव जो थे, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ट्रिगविली याद रखिएगा। और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 9 नंबर में बताइएगा कि नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है बच्चों। तो नीति आयोग जो है ना बाबू, याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग बिल्कुल 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 सही करेंगे। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, थोड़ा सा 1 मिनट आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना बाबू, क्या कहता है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका थी। तो किस भारतीय नेता की सबसे प्रमुख भूमिका थी। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू की। इसकी जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया 11 नंबर में, तो आप यहाँ पे बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी का प्रथम विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का प्रथम विभाजन जो हुआ था बच्चों, याद रखेगा 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, सी को बिल्कुल सही कर दीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न में आप लगाते चलिएगा और बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्या है जी, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पे स्थित है, स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेगा, नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे है। आप लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 13 नंबर का, बताइएगा कि
सूचना का अधिकार कानून मतलब आरटीआई एक्ट जो होता है भारत में किस वर्ष में लागू हुआ है? तो सूचना का अधिकार कानून जो है भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, एक एक प्रश्न को आप रट करके जाइएगा, परीक्षा में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और बताइएगा 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कश्मीर राज्य का भाग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कश्मीर का भाग कौन सा नहीं है? मुजफ्फराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजफ्फराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 15 नंबर का आ गया है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ जो है ना बाबू, उसकी मुद्रा के बारे में बात करते हैं तो यूरो है। क्या है बाबू? यूरो है। ऑप्शन नंबर सी को आप सही कीजिएगा। तो जितना बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको क्लास को पूरा देखना है, इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाए कि 100% आपके परीक्षा में लड़ेगा। तो चलिए आप बताइएगा कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी ऐसे सदस्य हैं जिसको वीटो पावर प्राप्त है? तो वीटो पावर प्राप्त वाले जो यहाँ पे हैं कितने हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को 5 है। कितने हैं? 5 है। तो आप लोग 5 को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया 17 नंबर में, तो 17 नंबर का बताइएगा कि क्या है? LTTE जो है किस देश का एक आतंकवादी उग्रवादी संगठन है? देखिए बाबू LTTE जो है ना, वह जो है किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास 18 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि 1974 में भारत ने अपना पहला जो है सफल परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था? क्या था? तो पोखरण में। याद रखिएगा कि सबसे पहला 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु यहाँ पे परीक्षण जो सफलता पूर्वक कहाँ पे किया था? ऑप्शन नंबर बी में, मतलब कि यहाँ पे पोखरण में किया था। ठीक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बाबू, क्योंकि उस समय परमाणु परीक्षण नहीं होता तो भारत को बहुत सारे देश मिलकर के यहाँ पे सताते हैं। और बताइएगा कि सोवियत संघ में यहाँ पे क्या पेरेस्ट्रोइका मतलब क्या है? पुनर्रचना और यहाँ पे ग्लासनोस्ट की शुरुआत किया गया है। तो कब किया गया था? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास 20 नंबर का प्रश्न आ गया है। बताइएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है बाबू, याद रखिएगा चिपको आंदोलन से है। और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि 1955 का प्रसिद्ध बांडुंग सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो 1975 का जो प्रसिद्ध बांडुंग सम्मेलन था ना बच्चों, किस देश में आयोजित की गई है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 22 नंबर का दिया गया, तो 22 नंबर क्वेश्चन में सीधा सा कहना है ना बबुआ कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करते हैं प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यरत हैं। और उसके बाद बताइएगा 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है ना जी कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में जो जाना जाता है बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही कीजिएगा, चंद्रशेखर को जाना जाता है। किसको? चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था जो मौजूद है बाबू, कहा है? कौन सा दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में एक दल नहीं है, कई सारे दल हैं। और जहां पे कई सारे दल रहते हैं उसे हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। और उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अनुच्छेद 370 जो है इसका जो संबंध है कहां से? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ
गया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के संस्थापक या नेता थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है किस दल के संस्थापक या नेता थे, तो याद रखेगा भारतीय जनसंघ दल का ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलेगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र यहाँ पे है कि सिंपल सा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर किस, मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, राजा हरि सिंह ने किए थे। और इसीलिए क्या है कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा हो गया था। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि किस वर्ष गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा जो है किस वर्ष में प्राप्त की गई है, तो याद रखिएगा 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा मिली है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया, इसका आंसर बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाबू देखिए कई बच्चे को ये भी पता नहीं रहता है, तो वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 30 नंबर का, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना जी कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब हुआ था। तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन हो गया था, याद रखिएगा 11 जनवरी 1966 को। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमें लगता है कि इसके साइज को थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए, क्योंकि क्या है बाबू पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो चलिए यहां से आप लोग यहाँ पे क्लास रेगुलर कीजिएगा और बताइएगा क्या है कि किस उच्च न्यायालय से इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया गया था। तो इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कहां से किया गया था, तो याद रखेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न आ गया 32 नंबर का, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि 1974 के प्रसिद्ध जो बिहार आंदोलन है का नेतृत्व किसने किया था। तो 1974 में बिहार का जो है कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था, आप लोग जानवे करते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो है, और इसका नेतृत्व किसने किए थे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। पटना के गांधी मैदान में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ऐतिहासिक तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐतिहासिक तेलंगाना आंदोलन जो किस राज्य से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सही कीजिएगा। कौन सा स्टेट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका आंसर बिल्कुल आना चाहिए और सबका होमवर्क रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। तो किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी को, जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया, तो अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क मतलब कि दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि चीन जो है ना बाबू सार्क का सदस्य नहीं है। क्या है, चीन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया 36 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या है, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो अस्थायी सदस्य के बारे में बात करते हैं तो 10 होते हैं। आप लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 37 नंबर का, तो आप आंसर बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब ICJ में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो सभी बच्चे याद रखिएगा 15 न्यायाधीश। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन मतलब कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है, जो रिलेशन है, याद रखिएगा मानवाधिकारों की रक्षा से इसका संबंध है। बाबू आप लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सिंपल सा कहना है कि वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग से किस देश के डूबने का खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ग्लोबल वार्मिंग से किस देश को डूबने की यहाँ पे खतरा है,
है तो आज रखिएगा मालदीप को, क्या है मालदीप, अधिक ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गया तो मालदीप जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल है। परंपरागत सुरक्षा नीति के अंतर्गत जो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा तत्व शामिल है, तो देखिए शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन बनाना भी है और सामूहिक सुरक्षा भी है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल सही करेंगे, इनमें से सभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया शिमला से। क्या कहता है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 42 नंबर का है बाबू, बताइएगा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई कब की गई है, 1951 में की गई है, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 43 नंबर का, तो आप बताइएगा कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था बाबू। आपको सिंपल याद रखना है कि जय जवान जय किसान के जो नारा है ये किसने दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, बताइएगा कि भारत में आपातकाल किस वर्ष में लागू किया गया था। तो सभी बच्चे याद रखेगा कि आपातकाल जो लागू किया गया था 1975 में, और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि सार्क क्या है, सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो बाबू याद रखेगा कि सार्क की जो स्थापना की गई किस वर्ष में की गई थी, तो 1985 में, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा, बी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया है इसका सिंपल सा कहना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। सभी बच्चे जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कब दिए थे, 1974 में दिए थे। कहां दिए थे, पटना के गांधी मैदान में 5 जून को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया 47 नंबर का, आप बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं बाबू, याद रखेगा MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 49 नंबर का प्रश्न हमारे 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, क्या है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, क्या है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो याद रखिएगा जाकर्ता है। कहाँ पे है, जाकर्ता, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है और सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब कि नाम जो है NAM जो है का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था बाबू, याद रखिएगा बेलग्रेड में हुआ था। सभी बच्चे एक बार ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास आ गया है, बताइएगा पॉलिटिकल साइंस का आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही जाती है, ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा। सबसे ज्यादा जरूरी कि आप एक बात जरूर हमें बताइएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है बाबू, हम उसी का क्लास करवाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस का तो क्लास करवा दें, तो नेक्स्ट जो क्लास आएगा आपका ज्योग्राफी का आएगा, मतलब कि आपका भूगोल का क्लास आएगा। तो सभी बच्चे 7 बजे जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।